मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में करेंगे बैठक। सुशासन, सरलीकरण और समाधान पर होगी चर्चा। सभी विभागों के सेक्शन अफसर रहेंगे मौजूद। राज्य में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। यूपीसीएल ने विद्युत दर बढ़ाने के लिए भेजा दूसरा प्रस्ताव। सभी श्रेणियों में 7.72 से बढ़ाकर 19.95% बढ़ोतरी की मांग। अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से सम्मानित हुए डॉक्टर अरुण प्रकाश डोंडियाल। उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार का दिल्ली में हुआ सम्मान। पूरे देश की 25 विभूतियों को अलग अलग विधा के लिए दिया गया अवार्ड। उत्तराखंड की बेटियों ने रचा इतिहास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम को किया सम्मानित। बीसीसीआई की चैंपियनशिप जीतने पर टीम को दी बधाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। सचिवालय कर्मचारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। सभी विभागों के सेक्शन अफसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। सचिवालय में 11 बजे मीटिंग होगी। सुशासन, सरलीकरण और समाधान पर चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। सचिवालय कर्मचारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। सभी विभागों के सेक्शन अफसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। सचिवालय में 11 बजे मीटिंग होगी। सुशासन, सरलीकरण और समाधान पर चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी आज सचिवालय कर्मचारियों के साथ बैठक करने वाले, क्या जानकारी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सरलीकरण है कामकाज का सरकारी कामों में, उसको एक तरीके से उसको समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2025 में उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य में लाना है। तो ऐसे में हर किसी की भागीदारी जो है उसमें सुनिश्चित की जाए। उस भागीदारी को आगे बढ़ाने का काम जो है खुद सरकार की तरफ से किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें तमाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौजूद रहे थे। एक रोड मैप और खाका तैयार किया गया था। लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि जो निचले स्तर के यानी कि जो सेक्शन अफसर हैं, जो सचिवालय में या फिर अन्य विभागों में बैठे हुए हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो एक तरीके से कामकाज को आगे बढ़ाते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि योजनाओं को किस तरह के धरातल पर उतारा जाए, किस तरीके से उस योजना का लाभ जनता को मिले। वो एक तरीके से उन अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर जो है काम किया जाता है। तो उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री सभी विभागों के जो सेक्शन अफसर हैं और तमाम कर्मचारी हैं, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे और सीधे तौर पर इन 3 विषयों पर जो है विशेष फोकस किया जाएगा। किस तरीके से कामों को में जो है सरलीकरण लाया जा सके, किस तरीके से जो फाइलें हैं वो कहीं चक्कर ना काटे, बल्कि उसका समाधान जो है त्वरित गति से हो। और सीधे तौर पर धामी पहले भी कह चुके हैं कि जनता को परेशान ना होना पड़े, फाइलें पेंडिंग ना रहें, जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो, यही कोशिश है। इसी के तहत लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर भी चल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री कोशिश भी है, और यही वजह है कि आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, उन सभी को मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि फाइलों का निस्तारण तेज गति से किया जाए, ना कि उनको अटकाने का काम किया जाए। वहीं अब कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री की उम्मीद है कि जो तमाम फाइलें हैं, क्योंकि वो एक तरीके से जिले लेवल की जो फाइलें होती हैं वो जिले से कहीं ना कहीं होती, उनका समाधान होना चाहिए। साथ ही साथ जो राज्य स्तर पर जो है तमाम योजनाएं होती हैं, उनका समाधान किस तरीके से हो। तो इन तमाम जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो सेक्शन अफसर हैं या तमाम विभागों में तमाम ऐसे अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में कोशिश होगी कि उनको भी सीधे तौर पर संदेश दिया जा सके कि फाइलों को त्वरित गति से जो है उसका समाधान किया जा सके, ना कि उसको अटकाने का काम किया जाए। क्योंकि अगर फाइलें अटकती है तो सही बात है कि सरकार की योजना भी अटकती है, जनता को भी काफी परेशानी होती है। जो जनता कहीं ना कहीं जिले में उसका काम हो सकता है, वो एक तरीके से अपने काम को लेकर के प्रदेश में आती है और फिर उसको जो है समाधान करने के लिए इधर उधर जो है अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो काम जिस जगह पर है उसी पे वहां पर समाधान हो जाएगा। तो सही बात है कि जनता को उसका लाभ मिल सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इन 3 मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं और इसी मूल मंत्र को जो है अधिकारियों को भी कहा जा रहा है कि इस मूल मंत्र पर काम किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों को भी सरकार खरी उतर पाए और जो तमाम समस्याएं हैं एक तरीके से उसका भी समाधान जो है जल्द से जल्द हो पाए। बिल्कुल, और सुशासन में कई चीजें आ जाती हैं। आकाश, अगर बात करें तो पुलिस महकमा भी किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से नशा मुक्त
अभियान भी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है, तो ये सब चीजें भी आ जाती हैं और कहीं ना कहीं अपराध की रोकथाम के लिए भी काम कर रही है सरकार, तो कई चीजें सुशासन में आ जाती हैं। देखिए, सुशासन काफी जरूरी भी है और यही वजह है कि सुशासन का मूल मंत्र कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार तमाम अपनी बैठकों में, तमाम अपनी जनसभाओं में देते रहते हैं किस तरीके से सुशासन को बरकरार रखा जाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब आईपीएस वीक भी हुआ था तो उसमें भी सीधे तौर पर कहा था कि अपराध मुक्त उत्तराखंड को बनाना है, देवभूमि की जो परिकल्पना थी, देवभूमि का जो स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं बिगड़ने नहीं देना है और अनवांटेड लोग जो है वो एक तरीके से देवभूमि में ना आ पाए, उसको लेकर भी विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ चाहे ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सुशासन के अंतर्गत आती हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को अपने संबोधन में भी और बैठकों में कहते रहते हैं और यही वजह थी कि चाहे आईपीएस वीक हुआ हो उसमें भी मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र किया था कि अपराध मुक्त उत्तराखंड को बनाया जाए और उसमें कहीं ना कहीं कोई भी इस तरीके के अवांछित तत्व जो है देवभूमि में प्रवेश ना करें जिसकी वजह से माहौल खराब हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कोशिश लगातार सरकार की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो परिकल्पना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है कि 2025 में जब राज्य अपना रजत जयंती बनाए तो सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है उत्तराखंड हो और वो एक किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि सुशासन, सरलीकरण और समाधान, इसी के तहत लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी बैठक होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे जहां राज्य में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, बेतहाशा महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने विद्युत दर बढ़ाने के लिए दूसरा प्रस्ताव भेजा है। सभी श्रेणियों में 7.72 से बढ़ाकर 19.95% बढ़ोतरी की मांग की गई है। नियामक आयोग प्रस्ताव का अध्ययन करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर बने हुए। आकाश, अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई का झटका एक बार फिर से जनता को लगेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से पहले भी जो है विद्युत विभाग है उसकी तरफ से विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके से कई दिक्कतें उसमें थी कि सरचार्ज को लेकर के जो टेक्निकल इश्यूज था उसको लेकर के जो प्रस्ताव वापस भेज दिया गया था। लेकिन कल जो यूपीसीएल की बोर्ड बैठक हुई उसमें तय किया गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए राज्य जिस तरीके से विभाग घाटे में है और साथ ही साथ लगातार जो सरचार्ज है वो बढ़ रहा है, अब विद्युत को खरीदने में भी कहीं ना कहीं अधिक एक तरीके से मूल्य जो है विभाग को चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जल्द ही जो बिजली के दाम है वो बढ़ सकते हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि 6% से 16% से ज्यादा तक जो है इजाफे की जो बात है वो कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव में कही गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर प्रस्ताव को नियामक आयोग मंजूरी देता है तो स्वाभाविक बात कहीं ना कहीं बड़ा झटका राज्यवासियों को लग सकता है। के लिए बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए, विपक्ष पहले से ही बात को लेकर के काफी हमलावर था। जब पहला प्रस्ताव भी भेजा गया था तो उसमें भी कहीं ना कहीं विद्युत दर बढ़ाने की बात हुई थी, तो उस समय भी हमने देखा था कि प्रदेश भर में जो विपक्ष है उसने एक तरह से आंदोलन किया था, तमाम जो सरकारें हैं उसका पुतला भी फूका गया था और अपना विरोध जताया था। और ऐसे में स्थिति में अगर ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं नियामक आयोग मंजूर कर देता तो सही बात है कहीं ना कहीं पुलिस एक जो विपक्ष है उसे बैठे बैठाए मुद्दा मिलेगा और सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से जो महंगाई है पहले से ही विपक्ष महंगाई को लेकर हमलावर है और ऐसे में विद्युत की दर बढ़ जाती है। अगर जिस तरीके से प्रस्ताव भेजा गया है तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष से बैठे बैठाए मुद्दा मिलेगा और तमाम इन मुद्दों के साथ साथ जो महंगाई दर है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो सड़कों पर आंदोलन करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के तहत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा शहर के गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेक अमर बलिदानियों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा।
बाल शहीद दिवस के अवसर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों को नमन करते हैं। वहीं उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने सीएम धामी को गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके 4 साहिबजादे का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने, उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है बहुत भली भांति उनको स्मरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी कि धर्म के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए अपना त्याग करने वाले तमाम प्रकार की जो क्रूरता और अत्याचार सहन करने वालों का नाम हमेशा अमर रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने उनके धरने को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। आगे बढ़िए। यदि आप 31 और न्यू ईयर को लेकर किसी हिल स्टेशन में जाने की खास प्लानिंग कर रहे हैं, तो सरोवर नगरी नैनीताल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। न्यू ईयर की पार्टी में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए यातायात पुलिस ने भी कमर कस ली है। नए वर्ष के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। वहीं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाढूंगी, हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाढूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा। ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटीरत है। आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां किच्छा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। किच्छा में सीओ ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे 20,000 के नामी बदमाश सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है और इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। और इस टीम ने सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा साहब के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है और काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे। रामनगर में इन दिनों कुछ आपराधिक व्यक्ति कई साल पुराने घटनाक्रम दिखाकर एक पत्रकार को फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर
नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पत्रकार यूनियन एक्शन में आ गई है। उन्होंने कोतवाली रामनगर अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध या अपराधी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी अपराधी किसी को भी नाजायज तौर पर बेवजह रूप से परेशान किया है, उसके खिलाफ सशक्त होकर लड़ना चाहिए। सारे शासन प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए, उनके उस अपराधी के खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि वो पत्रकार का उत्पीड़न करता है तो इसमें सूचना विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें जो है उस अपराधी व्यक्ति जो एक है, दो हैं, जितने भी हैं, उन सबके खिलाफ कोर्ट में भी जाना चाहिए। भविष्य में कोई भी अपराधी व्यक्ति किसी पत्रकार या जनता के आदमी को परेशान ना कर सके। यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे द्वारा जो इसमें जांच के बाद ही विधि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जो भी ज्ञापन में बात की है, आरोप लगाए गए हैं, उसके संबंध में हमारे द्वारा रिकॉर्ड देख के ही बात की है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से उनका भरा रहा है। इस वर्ष देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सीएम धामी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को संवारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है। उससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र है, वह मंत्र आगे बढ़ेगा। आज का दिन चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, चूंकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्थानीय स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिला अधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर उनका हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और ज्यादा सुधार करने के निर्देश दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। आगे बढ़ेंगे, हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यूजेवीएनएल पर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वे सरकार के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की परिपाटी बंद होनी चाहिए। यूजेवीएनएल में जो मैंने अभी बात कही थी कि जो लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का कार्य है बचा हुआ, उसको जो कि 3000 करोड़ के आसपास का कार्य है, उस काम को सिंगल टेंडर और उसको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। प्रक्रिया के दौरान 2 बार नियमों में बदलाव किए गए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके इससे इस बिड को रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कार्य करके उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न। आगे बढ़ेंगे, लालकुआ के दुर्गा भगवानपुर ग्राम पंचायत में देर रात हाथियों का झुंड पहुंचा, जहां हाथियों के झुंड ने खेतों में प्रवेश कर किसानों की गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों को रौंद दिया, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका स्थलीय निरीक्षण वन विभाग के हल्द्वानी रेंज वन क्षेत्र अधिकारी उमेश आर्य और उनकी टीम ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने फसल के नुकसान को लेकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।